जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसके पहले हम और चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये फिजिक्स का दोनों चैप्टर है, इसको खत्म कर चुके हैं। अब ये तीसरा चैप्टर साइंस का हम चालू किए हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का भी हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो इसमें हम 2 लेक्चर में, पहले लेक्चर में ये पढ़े थे कि आखिर अभिक्रिया क्या होता है, फिर पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। फिर दूसरा लेक्चर जब आया तो उसमें हम पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे आपका कई वो कैरेक्टर होता है, कहीं कहीं अगर जाएंगे कहीं तो अच्छा कैरेक्टर दिखाएंगे, घरवा रहेंगे तो अलग अलग कैरेक्टर दिखाएंगे, ठीक। तो ये कैरेक्टर अलग अलग होता है। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया का कुछ कुछ कैरेक्टर होता है। जब अभिक्रिया करता है ना तो कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टर दिखाने लगता है। जैसे गैस छोड़ने लगता है, कभी कभार अवक्षेप बनने लगता है। मतलब जैसे देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, हाइड्रोजन गैस छोड़ता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक। तो ये गैस निकलता है कभी कभी अभिक्रियाओं से, और कभी अवक्षेप बनता है, कभी रंग बदल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जैसे लोहा में जंग लग जाता है तो चमकदार लोहा एकदम भूरा हो जाता है। ऐसे ही रंग बदलने का एक और एग्जाम्पल है, मेकअप उतार दीजिए रंग बदल जाता है, ठीक। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। अभिक्रिया हो रहा है तो वो रंग बदल जाता है। जैसे मेकअप हो गया, रंग बदल गया, हटा दीजिए फिर से रंग बदल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये है अभिक्रिया का कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का कैरेक्टरिस्टिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। आखिर ये क्या होता है। तो बाबू देखो, केमिकल इक्वेशन जो होता है ना, ये केमिस्ट्री का रीढ़ का हड्डी होता है। पूरा ये संभाले हुए है केमिस्ट्री को। ये नहीं रहेगा ना तो पूरा रासायनिक विज्ञान जो होगा वो बेकार हो जाएगा। देखो, रासायनिक समीकरण जो है ना, ये वह क्रिया है जिसमें हम अभिक्रियाओं को छोटे फॉर्म में दिखाते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया करा रहे हैं, अब आप अपना अभिक्रिया मत करने लगेगा, नहीं तो कोई वो देखिएगा अपने अभिक्रिया करने लगेगा। मान लीजिए कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, कोई अभिक्रिया जैसे दूध को दही में बदल रहे हैं, या पानी बना रहे हैं, रस घोल रहे हैं, कुछ मान लीजिए कि चीनी पानी घोल रहे हैं, ठीक। तो चीनी पानी घोल रहे हैं, तो चीनी पानी घोल रहे हैं मतलब चीनी और पानी को मिला रहे हैं तो रस मिल रहा है। तो इसको हमको लिखना पड़ेगा कि जब चीनी और पानी को, जब शुगर और वाटर को मिलाया जाता है तब हमको एक विलयन प्राप्त होता है जो मीठा होता है, जिसको हम शरबत बोलते हैं, ठीक। इतना बताना पड़ेगा। तो बबुआ देखो, इसको कितना बढ़हन लिखना पड़ेगा, 2-4 लाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखा गया। तो वैज्ञानिक बोले कि केमिस्ट्री पढ़ना तो एगो हिंगा डिफिकल्ट है, एगो रिएक्शन हो रहा है तो उनको इतना लंबा लिखना पड़ रहा है कि लड़का सब लिखते लिखते उग जाएगा। तो वो क्या किया, उसको छोटा किया, कहा कि इसको छोटा कैसे लिखा जाए। तो कहा देखो बाबू, आज से ऐसे मत लिखना। क्या मत लिखना कि जब चीनी और पानी को मिलाया जाता है तो हमको शरबत मिलता है जो स्वाद में मीठा होता है, ऐसा मत लिखना। अब क्या करना, आप लिख देना कि चीनी और प्लस पानी, क्या हो गया, प्लस पानी। और जब जो बनेगा उसको तीर देके और लिख देना कि जब दोनों को मिलाया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, शरबत बनेगा, शरबत, ठीक। शरबत, अगर गलती होगा हिंदी में शरबत देख लीजिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं शरबत, ठीक। तो शरबत बनेगा या रस बनेगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो ये जो हम रिएक्शन दर्शाए हैं, देखिए एक के लाइन लिया तो छोटा सा में हो गया, लेकिन इसमें गड़बड़ी था। इसमें गड़बड़ी ये था कि पानी ढेर है कि चीनी ढेर है, ये नहीं मालूम चल रहा है। इसके बाद ये थोड़ा लंबा है, ज़्यादा थोड़ा लंबा है, और इसको छोटा करना चाहिए हमको, बहुत थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो इसको और छोटा करना था। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा उनके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जब हम चीनी और पानी को घोले तो रस बनाए। ये रस बनना क्या है, अभिक्रिया हुआ। जब दोनों को मिला रहे थे, घोल रहे थे तो क्या हो रहा था, अभिक्रिया हो रहा था। ऐसे चम्मच से हिला के घोरते हैं उसको, रस को, ठीक। तो क्या हो रहा था, अभिक्रिया करा रहे थे। जब घोल रहे थे अभिक्रिया करा रहे थे। तो ये अभिक्रिया जब हो रहा था तो
इसको हम बताएंगे कैसे? तो बताने के लिए लिखना पड़ेगा कि जब चीनी और पानी को मिला के घोलते हैं तो हमको एक विलयन प्राप्त होता है जो मीठा होता है, इसको शरबत बोलते हैं। तो इतना लंबा लिखने को पड़ेगा, ठीक। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए वैज्ञानिक एगो तरीका लाए सब। कौन सा तरीका? कि बाबू जौं चीज मिला ना एक में, उसको प्लस करके लिख देना। जैसे 2 और 2 को जोड़ते हो तो 4 हो जाता है, वैसे चीनी और पानी को मिला दोगे, जोड़ दोगे तो रस बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। बस इतने लिखना है। तो क्या करते हैं, चीनी प्लस पानी मतलब चीनी और पानी जुड़ गया है और जुड़ के कौन सी बनाया है? शरबत बनाया है, रस बनाया है, मीठा रस बनाया है। तो इसको दर्शाने का तरीका क्या है कि जिसको मिला रहे हैं उसको क्या कीजिए, प्लस करके लिख दीजिए, और जो बन रहा है उसको तीर लगा के और दाहिने तरफ लिख दीजिए। खत्म, बात हो गया। दाहिने तरफ इस साइड लिख दीजिए, ठीक। तो यही हो गया रासायनिक समीकरण। लेकिन इसको हम बोलते हैं, इस समीकरण को बोलते हैं रासायनिक शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू? रासायनिक शब्द समीकरण, यानी कि केमिकल वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल वर्ड इक्वेशन। लेकिन वैज्ञानिक को अभी भी कुछ गड़बड़ लगा, वैज्ञानिकों को कुछ अभी भी गड़बड़ लगा। कहा कि अगर मान लो इस इक्वेशन को देख के अब फिर से कोई अभिक्रिया कराने जाए तो इसका मतलब क्या करेगा? वो पानी और चीनी को डाल देगा एक में। अब कितना डालना है उसको मालूम ही नहीं चलेगा। तो चीनी पता चलेगा ढेर डाल दिया, अब पानी कम डालेगा तो एकदम चाशनी बना देगा। तो इसके लिए वैज्ञानिक एक नया तरीका लाए कि इसको और छोटा भी करना है। हमको थोड़ा बड़ा भी दिखाई दे रहा है ये, तो इसको और छोटा किया जाए और ये भी देखना है इसमें कि पदार्थ कितना कितना मात्रा में मिलाया गया है। आखिर मात्रा बता दिया जाए इसमें, तभी अगर कोई इस इक्वेशन को देखकर, यानी इस समीकरण को देखकर फिर से अभिक्रिया कराए तो उसका अभिक्रिया सही हो, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा, ठीक। तो इसके लिए क्या किया, इसको और छोटा किया। अब संक्षिप्त करना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में छोटे फॉर्म में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे किसी का नाम है प्रियांशु, तो आप बस ऐसे करके बुलाएंगे, असु आओ इधर। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मान लीजिए पहले के लोग शॉर्ट करते तो क्या होता, पहले का नाम होता था राम कृष्ण परमहंस, तो हंसू बस बोलते, ठीक, समझ रहा है। तो ऐसे बहुत बड़ा बड़ा नाम को शॉर्ट करना, वो क्या है? इक्वेशन बनाना है। वैसे ही मतलब कि अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में छोटे रूप में लिखना क्या है? समीकरण है। तो वैसे ही नाम को शॉर्ट जैसे बना रहे थे ना, वैसे ही इसको भी शॉर्ट रूप में, छोटे रूप में लिख दीजिए, बहुत छोटे छोटे रूप में। तो उसी को बोलते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखें। और प्रतीक का उपयोग कर दीजिए, चिन्हों का उपयोग कर दीजिए। जैसे इसमें प्लस का चिन्ह लगा दिए हैं, एगो तीर का, तो इस चिन्ह का उपयोग कर दीजिए, बस रासायनिक समीकरण बन गया, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो रासायनिक शब्द समीकरण क्या होता है? रासायनिक शब्द समीकरण वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों को तथा उत्पादों को शब्द के रूप में लिखा जाता है और उनके बीच प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीक यानी चिन्हों का, प्लस का चिन्ह, एरो का चिन्ह यानी तीर का चिन्ह, ये सब लगाकर, ठीक। लेकिन इसमें दिक्कत आया कि यह कुछ लंबा हो जा रहा है, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ लंबा है। और इसमें अभिकारक और उत्पाद की मात्रा नहीं पता चल रही, कितना चीनी मिला है, कितना पानी मिला है, तो कितना शरबत बना है, इसको नहीं पता चला है, ठीक। तो इसको भी हमको इसमें दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए एक और आता है, फिर से आता है हमारे पास एक समीकरण जिसको बोलते हैं रासायनिक सूत्र समीकरण, केमिकल फार्मूला इक्वेशन, ठीक। केमिकल फार्मूला इक्वेशन, इसमें क्या होता है, इस चीनी को सूत्र के रूप में लिख दीजिए। तो चीनी का सूत्र हम अभी लिखने लगेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। C12H22 और O11, ये होता है चीनी का सूत्र। अब आप इसको मत लिखिए, इसका ज़रूरत नहीं है। तो बस समझिए कि हमको क्या करना है, रासायनिक सूत्र समीकरण लिखना है। अब मान लीजिए हम इसमें एक आपके बुक का एग्जाम्पल ले रहे हैं रासायनिक शब्द समीकरण के लिए। जब हम मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, सॉरी यहाँ पे देखिए हम सूत्र समीकरण लिख दे रहे हैं। ऑक्सीजन को, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है ना तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। ऑक्साइड।
ठीक, देखो जब मैग्नीशियम आखिर क्या होता है? मैग्नीशियम एगो मेटल है, जैसे लोहा वहा होता है ना, वैसे ही मैग्नीशियम एगो मेटल है, एगो धातु है। उसको बस इतना फर्क है ना कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में डालोगे भड़क जाएगा, इतना तेज रिएक्शन करता है। जैसे लोहा वहा को खुला में रख देते हैं तो मूर्छा धर लेता है, वैसे इसमें भी क्या होता है, पानी वानी में डालेंगे बहुत तेज रिएक्शन करता है। हवा के साथ लोहा रिएक्शन करके मूर्छा पकड़ लेता है, थोड़ा कम रिएक्शन करता है, लेकिन ये इतना ना हाईली रिएक्टिव होता है कि तुरंत भड़क जाता है। ठीक, तो ये जो मैग्नीशियम होता है इसको चाकू से आप काट सकते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होता है, एक धातु है, लोहा के जैसे वो धातु है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। बस इतना समझिए कि यही मैग्नीशियम होता है। और जब इसको जलाएंगे तो जर्बो करता है, तो जलता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। कोई भी चीज जलाएंगे तो ऑक्सीजन लेकर ही जलेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मान लीजिए इस प्लास्टिक को जला रहे हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, प्लास्टिक प्लस ऑक्सीजन, तो प्लास्टिक क्या बोलेंगे, पॉलीऑक्साइड बोल सकते हैं। पॉलीथीन मतलब पॉलीथीन से ही बना होता है मार्कर, वैसे इसका बहुत बड़ा सूत्र हो जाएगा, इसमें बहुत कुछ मिलाया जाता है, तो इसको हम नहीं ले रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं। ठीक, तो चाहे आप ले सकते हैं कार्बन को ले सकते हैं, कार्बन मतलब कोयला। कार्बन को जब जलाया जाता है तो जलाने को हम लिखते हैं +O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी जलेगा, कोई भी पदार्थ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो जलता है और CO2 बनाएगा। कार्बन जो है जलकर CO2 बनाता है, तो जलने का मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म बस किया जाएगा तो जलने लगेगा। कहा जब ऑक्सीजन नहीं देंगे ना, कितनों गर्म कर लीजिए जलबे नहीं करेगा। ठीक, तो ऑक्सीजन किसी भी चीज के जलने के लिए जरूरी होता है। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब एगो धातु है, लोहा जैसे है, बस मुड़ तोड़ सकता है, उसको चाकू से काट सकते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब पानी में डालेंगे भड़क जाएगा। उसी को जब जलाया जाता है तो जल करके और बहुत तेज श्वेत यानी बहुत तेज चमकीला रोशनी देता है, और उसके बाद राखी जो बचता है वो सफ़ेद कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बचता है। तो यही दिखा रहा है ये समीकरण कि मतलब जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, उसका राखी जो है उसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितना बड़ा हो गया, बढ़न हो गया ना, ये शब्द समीकरण है। तो शब्द समीकरण कुछ लंबा है, यो नहीं समझ में आ रहा है कितना ऑक्सीजन मिला है, कितना मैग्नीशियम लिए हैं और कितना हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। ठीक, तो इसको दूर करने के लिए, इस स्थिति को दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा आता है रासायनिक सूत्र समीकरण। ये क्या होता है, केमिकल फार्मूला इक्वेशन। इसको हम फार्मूला के रूप में लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इसका केमिस्ट्री में सूत्र क्या होता है, इसको केमिस्ट्री में दर्शाने का एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं Mg। ठीक, Mg से इसको दर्शाते हैं। Mg जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है मैग्नीशियम, आप पीरियोडिक टेबल याद किए होंगे तो आपको याद होगा हाइड्रोजन, लिथियम, ऐसे याद होगा, कार्बन वगैरह सब याद होगा। ठीक, तो मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसे हमको परमाणु क्रमांक से क्या लेना देना है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का जो दर्शाने का तरीका होता है, जैसे आप अपने नाम को कभी कभी मान लीजिए कि आपका नाम बी से है तो आप बी लिख देते हैं, बी मतलब आपका नाम। ठीक, अब बी के साथ कुछ और ही आप लगाते हैं, वो हम जानते हैं, तो कुछ भी लगाते हैं, आप लेटर लिख देते हैं, फर्स्ट लेटर। वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है ना, इसका सूत्र एक होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है जिसको Mg बोलते हैं, Mg लिखते हैं। ठीक, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगा दीजिए। ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र O होता है, लेकिन 2 लगा देते हैं। काहे 2 लगा देते हैं, ऑक्सीजन अणु के रूप में रहता है। ठीक, तो ऑक्सीजन अणु के रूप में रहता है, इसलिए इसके साथ 2 लगा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एरो लगा दिए और ऑक्सीजन यहाँ पे अणु के रूप में है, ये दोनों रिएक्शन करेंगे सर, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक, अब यही जो है ना, यही जो नीचे हम लिखे हैं इसी को हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र समीकरण। क्या बोलते हैं बाबू, रासायनिक सूत्र समीकरण। बस सिंबलाइज कर दीजिए, मैग्नीशियम को उसके सूत्र के रूप में लिख दीजिए, ऑक्सीजन को उसके सूत्र के रूप में, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके सूत्र के रूप में। ठीक, तो ये जो इक्वेशन बना, ये जो समीकरण बना, यही है रासायनिक सूत्र समीकरण। ठीक, अब देखो हम ऑक्सीजन को काहे यहाँ पे O2 के रूप में लिखे। सब चीज अणु के रूप में होता है, कोई कोई नहीं होता है। जैसे मैग्नीशियम है, ये क्या है, अलग अलग होता है, इसीलिए हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, O2 जो है इसमें 6
6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं आपको बताए थे। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू? 6। तो ऑक्सीजन जो है दो गो, जब ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाता है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन का अणु, एक अणु बनता है। ठीक, अणु, एक अणु बनता है। अणु का मतलब क्या है, परमाणु का मतलब क्या है? देखो, जौन छोटा, सबसे छोटा टुकड़ा है, मार्कर है, इसका कुल्फी ले लिए, इसका बहुत छोटा टुकड़ा कर दिए, उससे छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो उसको बोलेंगे अणु। ठीक, मतलब जिसको बहुत छोटे टुकड़े को, किसी भी पदार्थ के बहुत सबसे छोटे टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। जैसे पानी है, पानी का बहुत छोटा एगो बूंद ले लिए तो क्या हो गया? वो अणु हो गया। बहुत छोटा, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सके, उसको हम अणु बोलेंगे। अब पानी तब तक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन पानी किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ये H2O जो है, ये पानी का एक अणु है। ये अणु मतलब बहुत छोटा सा कण है पानी का। अब इसको अगर हमको परमाणु के रूप में देखना है तो हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए, ऑक्सीजन को अलग कर दीजिए, तो H और O ये हो गया परमाणु। इसमें 2 परमाणु हैं। ठीक, तो परमाणु क्या होते हैं? परमाणु वह होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। और अणु जो होते हैं एक दूसरे से बंधे होते हैं परमाणु, उसी को अणु बोलते हैं। मतलब एक दूसरे से वो होते हैं, बंधे होते हैं, बॉन्डिंग किए होते हैं, उसी को हम अणु बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम पानी को गर्म करके और क्या करते हैं? भाप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस अलग निकलता है और ऑक्सीजन गैस अलग निकलता है। हालांकि ये भी अणु के रूप में ही निकलते हैं, लेकिन अगर इसको अलग अलग देखा जाए तो वो बस है जो ये परमाणु है। अगर O2 लिख दीजिए, यानी कि 2 गो एक के साथ है होगा ऐसा, तो ये क्या हो गया? अणु हो गया, अणु हो गया। मतलब कि सबसे छोटा एगो टुकड़ा हो गया ऑक्सीजन का। ठीक, अगर इसको अलग बस लिख दिए, O लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया परमाणु। ठीक, एक परमाणु हो गया ऑक्सीजन का। तो अणु और परमाणु में अंतर आपको हल्का हल्का क्लियर हो गया होगा। अभी पूरे डिटेल से हम आपको नहीं बताए हैं, बस समझने के लिए बताए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र समीकरण। अब इसमें क्या हुआ? पहले हमको मात्रा के बारे में नहीं मालूम चल रहा था, अब इसमें मालूम चल रहा है कि मैग्नीशियम का एगो परमाणु है और ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु है, यानी एगो अणु है या 2 गो परमाणु है। ठीक, O2 लिखा हुआ है, यानी 2 गो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एक साथ। ठीक, तो इसमें मात्रा पता चल रहा है कि एगो मैग्नीशियम और 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु जब जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कौ गो अणु बनेगा? यहाँ पे 2 गो अणु बनेगा। यहाँ पे इसको बैलेंस किया जाता है, अभी हम बताएंगे बैलेंस करना क्या होता है। बस समझिए कि जब मैग्नीशियम के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 अणु बनता है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है। अभी समझ में आएगा जब हम बैलेंसिंग सीखेंगे तब। बस समझिए कि जब यहाँ पे ये इक्वेशन हमको क्या बताना चाह रहा है कि 2 गो मैग्नीशियम का परमाणु ले लो और 2 गो ऑक्सीजन का परमाणु ले लो, इन सबको जब जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मतलब मैग्नीशियम का राखी जो है वो कैसा मिलेगा? 2 गो अणु मिलेगा। 2 अणु मैग्नीशियम का लेंगे और 2 अणु ऑक्सीजन के साथ इसको जलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जिसका 2 अणु हमको मिलेगा। ठीक, अणु मतलब बहुत छोटा छोटा कण जिसको अब और नहीं तोड़ा जा सकता है, उसी को अणु बोलते हैं। तो अणु जो होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है पदार्थ का, सबसे छोटा जो मतलब उससे अगर ज़्यादा तोड़ेंगे तो पदार्थ नहीं बचेगा, वो परमाणु बन जाएगा। ठीक, तो उसको अणु बोलते हैं। जो सबसे छोटा कण होता है उसको अणु बोलते हैं। बस इतना समझिए। तो ये क्या हो गया? जब मैग्नीशियम के 2 परमाणु को, यानी 2 गो परमाणु जब मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु जब जुड़ता है आपस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 अणु बनता है। ये मात्रा भी बता रहा है। बस इतना समझिए कि रासायनिक इक्वेशन क्या है। हमको यहाँ पे अणु परमाणु के बारे में तो समझना नहीं है, बस समझिए रासायनिक इक्वेशन क्या है। अगर नहीं समझ में आया है तब के लिए बोले हैं। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण वह चीज है जिसमें अभिक्रिया को, रिएक्शन को क्या करते हैं? हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, बहुत छोटे रूप में लिखते हैं, चिन्हों का प्रयोग कर देते हैं, सिंबलाइज कर देते हैं, उसी को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब एक होता है शब्द समीकरण जिसमें कि हम पदार्थों को शब्द से दर्शाते हैं, और एक होता है रासायनिक सूत्र समीकरण जिसको हम रासायनिक सूत्र से लिखते हैं। ठीक, पहले ये आया था लेकिन
अच्छा नहीं लगा वैज्ञानिक सबको, तो ये हटा के इसको ला दिया। तो यही इसी का हम यूज करते हैं, इसी समीकरण का यूज करते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आया आपको। अब देखिए कंकाली या ढांचा समीकरण क्या होता है। समझ में आ गया ना कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब समझिए कंकाली या ढांचा समीकरण क्या होता है। कंकाली या ढांचा समीकरण उस समीकरण को बोलते हैं जिसमें देखो, अब हम यहाँ पे लिखे थे Mg+O2, हमको जब रिएक्शन कर रहे हैं सब तो Mg और O दे रहे हैं सब, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बन रहा है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है देखा जाए तो यहाँ पे मैग्नीशियम का एगो परमाणु है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एगो परमाणु है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 परमाणु है, और इधरिया देखा जाए तो ऑक्सीजन एगो कम है, एक ही है। समझ रहे हैं, तो ये क्या है, ढांचा समीकरण है। अब कैसे देखो, अगर दूध से दही को बनाया जाए तो आधा किलो दूध का आधा किलो दही बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बनेगा ना। अगर कम होगा तो क्या हुआ, उसमें से कम कर लिया गया, मतलब अगर देखा जाए तो उतना ही बनना चाहिए, आधा किलो दूध का आधा किलो दही बनना चाहिए। ये मतलब रियलिटी है, ऐसा होना ही चाहिए, होता ही है। ठीक, तो इसका मतलब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का मात्रा जितना जोड़ रहे हैं उतना इधर भी तो होना चाहिए। इधर 3 परमाणु जोड़ रहे हैं, इधर को है 2 है। देखो, एगो मैग्नीशियम का परमाणु जोड़ रहे हैं, 2 ऑक्सीजन का, 2 1 3 परमाणु। इधर क्या होगा, एगो मैग्नीशियम एगो ऑक्सीजन, 2 परमाणु बन रहा है। ठीक, एक कैसे हो रहा है, आखिर एगो कम कैसे हो गया। तो ये एक अणु जब हम यहाँ पे लिखते हैं एक अणु, तो इसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण का ढांचा है, यानी का कंकाली समीकरण है, जिसमें कि दोनों का मात्रा बराबर ना हो, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा बराबर ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं कंकाली या ढांचा समीकरण। क्या बोलते हैं, कंकाली या ढांचा समीकरण। अब इसको बैलेंस किया जाता है, दोनों तरफ बराबर किया जाता है, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, इधर 2 से, तो उसी को रासायनिक समीकरण का संतुलन बोलते हैं। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बस समझिए कि ढांचा समीकरण क्या होता है। ढांचा समीकरण उस समीकरण को बोलते हैं जिसमें अभिकारक की मात्रा और उत्पाद की मात्रा बराबर नहीं होती है, जिसमें अभिकारक की मात्रा जौन रिएक्शन कर रहा है उसका पूरा मात्रा ले लिया जाए, और जौन उत्पाद बन रहा है, जौन लास्ट में प्रोडक्ट बन रहा है उसका पूरा मात्रा ले लिया जाए। दोनों बराबर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये समीकरण जो है कंकाली या ढांचा समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। क्या है, अनबैलेंस इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। बस इतना समझिए, इसी को बोलते हैं ढांचा कंकाली या असंतुलित समीकरण। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको संतुलित कैसे किया जाता है, इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसका संतुलन कैसे किया जाता है। आशा है कि आपको रासायनिक समीकरण के बारे में समझ में आएगा। फिर से एक बार देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को प्रतीकों तथा उनके सूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि कोनो अभिक्रिया हो रहा है, जैसे दूध से दही बन रहा है, तो उसको बस इस फॉर्म में यानी कि सिंबलाइज करके लिख देंगे ना, तो उसी को बोल देंगे कि रासायनिक समीकरण है। अभी 2 तरह का होता है, एगो तो दूध और प्लस लैक्टोबैसिलस जीवाणु लिख देंगे कि दही बन गया, और एगो लिखेंगे सबका सूत्र कि क्या क्या सूत्र है सबका, और उसके बाद लिखेंगे क्या दही का सूत्र है। तो उसको सूत्र के रूप में जब लिख देंगे तो ये क्या है, रासायनिक सूत्र समीकरण है। शब्द के रूप में लिखे तब तो रासायनिक शब्द समीकरण, और जब सूत्र के रूप में लिख दिए तो रासायनिक सूत्र समीकरण। अब कंकाली या ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण क्या है, जिसमें अभिकारक की मात्रा पूरी मात्रा, अभिकारक की पूरी मात्रा उत्पाद के पूरे मात्रा के बराबर ना हो, उसी को हम बोलते हैं रासायनिक कंकाली या ढांचा समीकरण। ठीक, अब देखो, जैसे हम पानी और चीनी को घोलते हैं, तो अगर मान लीजिए 100 ग्राम पानी है, 10 ग्राम चीनी घोल रहे हैं, तो सब रस से जो बनेगा 110 ग्राम बनेगा। आप जोख के देखिएगा इसे, तो 110 ग्राम बना, यानी कि जो मिला है उसके द्रव्यमान का योग हो गया, उसका वजन का पूरा जोड़ करके अब मिला हमको। तो रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होगा कि जितना पहले द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान बाद में भी उतना ही होना चाहिए, हमको उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो कम मिला है, यहाँ पे कम दिखाया गया है। Mg एगो परमाणु जुड़ा है और ऑक्सीजन 2 परमाणु, 2 1 3, यहाँ पे 2 1 3। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए मैग्नीशियम का एगो परमाणु, ऑक्सीजन का एगो परमाणु, तो ये क्या हो गया, 2 एगो परमाणु है। इसलिए यहाँ पे दोनों का जो द्रव्यमान है वो बराबर नहीं है। परमाणु की मात्रा बराबर रहती तो द्रव्यमान भी बराबर रहता, हमको बराबर मात्रा में दोनों पदार्थ मिलते।
अभिकारक और उत्पाद। ठीक, तो यह जब अलग अलग मात्रा में मिलने लगे तभी इसको बोलते हैं कंकाली अढांचा समीकरण। इसकी मात्रा अलग है, 3 गो परमाणु इधर है, 2 गो परमाणु इधर है, तो ये मात्रा अलग हो गया, इसीलिए इसको कंकाली अढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण बोलते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे संतुलित समीकरण के बारे में कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण क्या होते हैं, इन सबको संतुलित कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, PDF लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपको कहते हैं नोट्स डाउनलोड ना किया कीजिए, यहाँ से आप खुद ही नोट्स बनाएं, अब बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज भी होता जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे से आप याद भी करते जाएंगे। ठीक, और समझ में भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।